जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा तकलीफ देह है, अफसोसनाक है, क्योंकि ये जो तारीख है 16 दिसंबर की, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही दुख भरी तारीख है, क्योंकि दो बड़े सानहात इस तारीख को हुए, जिसकी वजह से आज तक उसका जो गम है, वो दुख है, वो हमारे अंदर से निकल नहीं सका। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दो जो सानहात हैं, इनसे हमने कितनी चीजें आगे इम्प्रूव की हैं या नहीं, इसका थोड़ा मैं जायजा लूंगी कि दोनों जो सानहा हैं, इस वक्त हम बात कर रहे सकूत ढाका की भी और एपीएस का जो वाकया हुआ था उस हवाले से भी, तो क्या हम उससे आगे निकल गए हैं या अभी हम उधर ही फंसे हुए हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हर कौम की जिंदगी में अच्छे बुरे लम्हात, अच्छे बुरे वाकयात, अच्छी बुरी तारीख होती है, लेकिन असल कौम जो आगे तरक्की करती है, जो आगे बढ़ती है, वो वही कौम होती है जो उन तमाम बुरे दिनों से, बुरे वाकयात से, सानहे से सबक सीख लेती है, उससे अपने आप को निकालने का फैसला कर लेती है। तो क्या हमने वो फैसला किया और क्या हम उससे आगे बढ़ सके या नहीं, इसका एक जायजा भी लेंगे। और इसके साथ कुछ अहम मामलात जिसके ऊपर बात होगी, जैसे कि अचानक से छुट्टियां दे दी गई हैं, क्या वजह इसकी बनी है, 3 शहरों में छुट्टियां क्यों दी गई। फिर जो पीटीआई की तरफ से आज यौम शोहदा मनाया गया, वो वर्ल्ड वाइड मनाया गया, तो बाकी भी कुछ जगहों की सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। मरीम नवाज साहिबा अपना चाइना का दौरा करके आई, अगर आखिर में वक्त मिला तो थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। तो काफी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं बात का आगाज यहीं से करती हूँ, क्योंकि आज की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है दो लिहाज से। एक तो 16 दिसंबर जाहिर है सकूत ढाका की वजह से 1971, जब हमसे हमारा एक बाजू टूटकर अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। हमें बचपन से नहीं पता था कि क्या ऐसे हालात वाकयात बन गए थे कि हमारा एक बाजू कटकर अलग हो गया, क्यों कोई हमसे यूं दूर हो गया, उसकी वजूहात क्या थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तारीख पलटती है और वजूहात सामने आती हैं, और अब काफी कुछ खुल चुका है। अब आप सिर्फ किसी एक शख्स को या दुश्मनों को सिर्फ मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दुश्मन का तो काम ही ये होता है कि वो ताक में होता है कि उसने कहाँ आपकी कमजोरी का फायदा उठाना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम पर आया हुआ है कि अपनों में से कौन कौन लोग थे जो ये सब सानहे को बर्पा करने में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करते रहे, और उनका किरदार ज्यादा बड़ा था। मुझे कह लेने दीजिए माजरत के साथ, लेकिन हमारे अपने लोगों का किरदार ज्यादा बड़ा था कि ये इतना बड़ा वाकया हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ हुआ। अब ये वाकया क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मौजूद है और पिछले दिनों वो काफी तफसील से डिस्कस भी हुई है। तो यकीनी तौर पर मुझे उसकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जाहिर है मेरा व्लॉग उस मामले के ऊपर तो सिर्फ नहीं है। तो उसमें आप सब जानते हैं कि जिस तरह से एक सूबे को हमेशा एहसास कमतरी का शिकार किया गया, और फिर उसके बाद जिस तरीके से वहां पर जब आप इस्तेहसाल करते हैं, और फिर जिस तरीके से वहां पर आपने अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की, वहां के लोगों को इस तरह से समझा कि कमतर हैं और उनकी राय की, उनके वोट की कोई हैसियत नहीं है, तो वो जो एक लावा देर से पनप रहा था वो फिर फटा, और वो फिर हमने देखा कि क्या सूरत हाल बनी। और उसके बावजूद भी सूरत हाल को समेटने की कोशिश नहीं की गई, संभालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि वहां पे फौज कशी की गई। और फिर उसके नतीजे में हमने देखा कि हम ना सिर्फ ये कि 1971 की जंग हारे, हमने इतना नुकसान किया अपनी फौज का भी, बल्कि हमारा एक सूबा कटकर हमसे अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया, और इसके साथ साथ बेतहाशा मुल्क को नुकसान हुआ हर लिहाज से। तो जो फेडरेशन की एक मजबूती थी वो हिल गई, और फिर उसके बाद जो शोरशों का सिलसिला है वो आज तक भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन क्या हमने 1971 से सीखा? क्या हमने सकूत ढाका एक अपना हिस्सा कटवा कर हमने ये सोचा कि हमने अपने बाकी वजूद को किस तरह से जोड़े रखना है? जो गलती हमने उधर की वो हमने यहाँ नहीं करनी, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हम आज भी उसी तरीके से रूल करना चाहते हैं। हम आज भी दीगर सूबों के हुकूक उनको देने के लिए तैयार नजर नहीं आते। हम आज भी बहुत से लोगों को जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि वो मुहिब्बे वतन नहीं हैं, वो गद्दार हैं, वो दुश्मन हैं। हम आज भी ये समझते हैं कि कोई फर्द, कोई इदारा, कोई एक हुकूमत, कोई एक जमात ये तय करेगी कि जनाब
कौन मुहिब्बे वतन है और कौन नहीं, और वो सर्टिफिकेट जारी करेगी आपकी हुब्बुल वतनी के। तो हम आज भी उधर ही खड़े हैं। 2 सूबे इस वक्त हमारे सुलग रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम ये सोचते कि बंगाल हमने खोया तो अब हमने अपनी पॉलिसी तब्दील करनी है, हमने सोचा कि नहीं, बंगाल तो हमने खो दिया, हमने अभी भी बदलना नहीं है, और हम आज भी उसी पॉलिसी पर कारबंद हैं। हमने आज भी बलूचिस्तान में एक आग सुलगा रखी है। हमने आज भी खैबर पख्तूनख्वा को पूरी तरह इस तरह से कोशिश की है, हम तुले बैठे हैं कि वहां पर भी क्यों इस लिहाज से शोरश नहीं हो रही कि उनको भी हम हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं। यहाँ से विफाक से आवाजें आती हैं कि अफगानी आ गए, हमलावर आ गए, फेडरेशन पे हमला करने आ गए। तो ये सब आवाजें हमें आज भी सुनाई दे रही हैं। क्यों आज इस्लामाबाद में पख्तूनों का रहना मुश्किल हुआ है? ये बातें आपको लगता है कि ये आपकी फेडरेशन को मजबूत कर रही हैं? ये वही गलतियां हैं जो हम उस वक्त दोहराते थे और आज भी हम दोहराए चले जा रहे हैं। इसका हल क्या है? ये है असल मसला। और आज हम अगर इतने सालों के बाद फिर वहीं पे खड़े हैं तो हमने क्या सीखा? इसका मतलब है हम आज भी 1971 में ही जी रहे हैं, कुछ नहीं बदला। आज भी हम अक्सरियत को अकलियत में बदलकर मसल्स दिखा रहे हैं। आज भी हम कहते हैं कि ताकत के बलबूते के ऊपर हम जो चाहे कर सकते हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो हम सर्टिफिकेट बांटेंगे वही सही है। तो हमने क्या सीखा? हमने कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए अगर हमने कुछ सीखा ही नहीं, अगर हमने अपनी पॉलिसी नहीं बदली, तो फिर हम नताइज कैसे बदल सकेंगे? ये याद रखिए। और दूसरा वाकया जो हुआ था वो सानिहाए एपीएस था, यानी दहशतगर्दी का एक भयानक वाकया, जिसमें हमारे मासूम फूलों को जिस तरीके से कुचला गया, दहशतगर्दों ने जिस तरीके से उनको फायरिंग करके मारा गया, कितनी ही माओं की गोदें उजड़ गईं। क्या हाल हुआ होगा उन माओं का जब खून में लथपथ लाशें बच्चों के, जिन्हें उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, वो यूं खून आलूद लाशें बनकर उनकी गोदों में वापस आए होंगे। क्या गुजरी हो गई, माँ तो मर गई वहीं पर, उसकी कयामत तो वहीं आ चुकी है। लेकिन क्या आज हम महफूज हैं? क्या उस वाक़े के बाद से आज तक, अब तकरीबन 10 साल हो गए, क्या हमने 1 दिहाई में अपना मुल्क सिक्योर कर लिया? क्या हमने आज हम ये समझते हैं कि हम वाक़तन दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर चुके हैं और उसके असबाब को भी खत्म कर चुके हैं? हालत यह है कि आज फिर हमने अपने मुल्क में 3 बड़े शहरों को बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा है। हमारी हालत यह है कि आज भी हम अपने कबायली इलाकों को फौज से खाली नहीं कर सकते क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा है। हम आज भी बड़े इज्तिमात करते हैं तो हम कहते हैं कि दहशतगर्दी का खतरा है। आज भी बहुत सारी हमारी इंटरनेशनल एक्टिविटीज जो हो सकती हैं वो उस तरीके से नहीं हो रही होती क्योंकि लोगों को डर है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है। हमारा दोस्त मुल्क चाइना, जो हमेशा हर मुल्क में हर वक्त में हमारी मदद करता है, ज़ाहिर उनके अपने भी इंटरेस्ट होते हैं, वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन अब वो भी इस परेशानी का शिकार है कि उनके लोगों को भी हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। उनके कितने इंजीनियर्स मारे जा चुके हैं दहशतगर्दों के हमलों में। तो हमारा मुल्क क्या महफूज है? तो दोनों अगर हम बातों का जायजा लें तो हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम जब ये सानहे हुए थे, हम वहां खड़े। अचानक से आज भी एक नोटिफिकेशन आता जी, लाहौर में तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं, रावलपिंडी में तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं, सियालकोट में तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं, और कोई वजह भी उसमें नोटिफिकेशन में नहीं बताई जाती। और अल्टीमेटली बाद में ये खबर आती कि शायद कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद किए जाएंगे। तो क्या अगर परसों सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो फिर क्या हम दोबारा स्कूल कॉलेज बंद करेंगे? अगर उससे अगले दिन होगा, पूरा हफ्ता सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा, तो हम सब कुछ बंद रखेंगे? तो हमने फिर क्या किया 10 साल कि हम अगर आज भी अपने आप को महसूर करने पर मजबूर हैं इसलिए कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, कि हम अपने बच्चों को खौफ के मारे स्कूल नहीं भेज सकते, तालीम हासिल करने नहीं भेज सकते क्योंकि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। तो फिर क्या मकसद है हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, अगर हम अपने आप को आज भी इनसिक्योर समझते हैं कि हमें घर में रखना है अपने बच्चे को क्योंकि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जिन लोगों के साथ ये वाकयात पेश आए, क्या उन तमाम लोगों को इंसाफ मिला? क्या वो दहशतगर्दी के वाकयात को हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उन मास्टरमाइंड्स तक हम पहुंच सके? ये अपनी जगह सवाल मौजूद है। और फिर उसके बाद हम तो ये चाहते हैं कि इन वाकयात के ऊपर
آپ قوم کے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہوئے، یہ کیوں ہوئے، اور اس کے بعد اب یہ نہیں ہوں گے، اس کی کیا ڈائریکشن ہے، اس کو کیوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسکول جائیں بچے 16 دسمبر کو، اور جا کر وہ اپنے ساتھی طالب علم جو شہید ہو چکے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے، ہم انہیں بتاتے کہ کس طرح تعلیم کے حصول میں وہ لوگ گئے ہوئے تھے اور کس طرح سے یہ واقعات پیش آئے، ان سے محبت کا بچے اظہار کرتے، اور پھر اسی طرح بچوں کو وہ تعلیم بھی دی جائے کہ کیوں بنگلہ دیش بنا، کیوں وہ ہم سے الگ ہوا۔ لیکن ہم صرف چھٹی منانے والی قوم ہیں، ہمیں صرف آسان حل پتا ہے، اور وہ ہے کہ جناب چھٹی دے دو، سب بند کر دو، سوشل میڈیا تنگ کر رہا ہے بند کر دو، احتجاج آ رہا ہے مارکیٹس بند کر دو، روڈز بند کر دو، سڑکیں بلاک کر دو، ہر چیز بند کر دو، کوئی زیادہ بول رہا ہے اس کی زبان بند کر دو، پھر بھی بول رہا ہے اس کو اغوا کر کے اس کو کہیں بند کر دو۔ تو ہمارے پاس ہر چیز کا آسان حل ہوتا ہے کہ بس بند کر دو، تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا ہے۔ کسی کو آپ کچھ نہ بتائیں کہ ہم نے کیوں بند کیا ہے، اور ہم صرف چھٹی منائیں اور ہم کہیں کہ واہ ہمارا ملک اتنا ہی ترقی کر رہا ہے، دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کام کرنے کی، پڑھنے لکھنے کی، ہم چھٹی منائیں گے صرف۔ پہلے ہم اسموگ کی وجہ سے مہینہ اسکول بند رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس طرح چھٹی منا لیں گے، پھر آگے پھر ہم سردیوں کی چھٹیاں منائیں گے، پھر اس سے آگے ہم بہار کی چھٹیاں منائیں گے، پھر ہم گرمیوں کی چھٹیاں منائیں گے، پھر ہم ہر قومی دن 9 نومبر کی چھٹی منائیں گے، پھر ہم مطلب کوئی دن ہم یہ نہیں ہے کہ جس وجہ سے آپ چھٹی دے رہے ہیں تو بھائی آپ اسکول اور کالجز یونیورسٹیز میں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ بھائی 9 نومبر کی چھٹی دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس دن لوگوں کو اسکول بلائیں، اسمبلی میں علامہ اقبال کے افکار کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے، ان کی کیا شخصیت تھی۔ ہمارے بچپن میں تو ہم یہی کرتے تھے کہ باقاعدہ اس دن پورا ایک ہوتا تھا پروگرام بزم ادب ٹائپ، جس میں ساری تقاریر ہوتی تھی علامہ اقبال سے متعلق، ٹیبلیوز ہوتے تھے، ان کے جو نظمیں ہیں اس کے اوپر بچے پرفارم کرتے تھے۔ تو یہ کوئی ہم نے کیا کیا، چھٹی منا کے گھر میں بٹھا دو، بتاؤ نہیں کہ بھائی یہ شخصیت کیوں اہم ہے، یہ واقعہ یہ دن کیوں اہم ہے، بس چھٹی کر لو۔ تو یہ ہے ہماری سوچ، ہر وقت چھٹی کرتے ہیں اور چھٹیاں کراتے رہتے ہیں، یہی ہماری اپروچ ہے۔ بہرحال اس ساری کے بعد جی شہداء کی بات ہو رہی ہے، تو شہداء ہیں پی ٹی آئی کے بھی، اور ان کا بھی آج انہوں نے خوب غم منایا ہے۔ یہاں پر جاپان میں بھی ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، لندن میں بھی تقریب منعقد کی گئی ہے، دیگر ممالک میں بھی تقریب منعقد کی گئی ہے، اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، ان کے حق میں فاتحہ خوانی کی گئی ہے، قرآن خوانی کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے۔ آج پشاور کا اجتماع خاصا بڑا تھا، لاسٹ ٹائم میں نے اس پہ تھوڑی بات کی تھی، لیکن بعد میں جو مزید ویڈیوز آئی ہیں تو میں دیکھ رہی تھی کافی بڑا کراؤڈ تھا۔ تو یہ چیز شو کیا کرتی ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح کمیٹڈ ہیں، یہ نہیں ہو گیا کہ وہ خوف زدہ ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے، کوئی آیا نہیں، وہ آج بھی کمیٹڈ ہیں، وہ آج پھر بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ دوسری جو اچھی بات یہ تھی کہ جو ساری لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، بیرسٹر گور ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، اسد کیسر ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، شیخ وقاص اکرم ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ آپ کو عام کارکنوں میں بیٹھی ہوئی زمین پر ان کے ساتھ نظر آئی، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، اور ان شہداء کے لیے قرآن خوانی کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے جو پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے دیا گیا، اور یہ ضروری تھا کہ آپ اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ جب لیڈرشپ میں اور کارکن میں ڈفرنس آتا ہے نا، ڈسٹنس آتا ہے، تو پھر آپ کوئی بھول جائیں گے، پھر آپ کا کوئی کارکن سے واسطہ ہے یا کارکن آپ کے لیے کھڑا ہوگا اگر آپ کارکن کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ضروری تھا کہ آپ ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کر لیتے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ کیا۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا زوردار خطاب بھی کیا اور سوال پوچھا کہ گولی کیوں چلائی، اور یہ وہی سوال ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ گولی جو چلا بیٹھے ہیں یہ بہت مشکل سے ان کی جان چھوڑے گی، کیونکہ یہ گولی چل گئی ہے شہیدوں کے اوپر، وہ تو شہید ہو گئے ہیں، لیکن یہ گولی ہر وقت اب ان کے دماغ پہ بھی چلتی رہے گی، اور ان کو جواب بھی دینا پڑے گا کہ گولی کیوں چلائی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں بلکہ آج دیکھ رہی تھی انیک ناجی صاحب کا تجزیہ، اجمل جامی کے ساتھ انہوں نے وہ بات کی ہوئی تھی، اور انیک ناجی ہوں یا نذیر ناجی ہوں یہ زیادہ تر نون لیگ کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ایک بات کرنے پہ مجبور تھے۔ آج وہ یہ کہہ رہے تھے، حقیقت پسندانہ ان کا میں تو کہوں گی تجزیہ ہے، کہ کس تیزی کے ساتھ جو مقبولیت ہے وہ نون لیگ نے کھو دی ہے۔
वो कहते हैं कि अगले साल तो जब भी अब इलेक्शन हो, वो नहीं समझते कि कोई टिकट होल्डर भी दस्तयाब होगा, और अगर होगा तो फिर बाकायदा उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये बातें नून लीग को आज कोई कहे तो उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, उन्हें लगेगा कि यार ये उल्टा हमारे खिलाफ बोल रहा है। लेकिन जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी जरूरी है, उनकी एक जुमले ने मुझे बड़ा हैरान किया। वो कहने लगे कि नून लीग से नफरत बड़ी हो गई है लोगों को। आप अंदाजा लगाइए, ये हर सियासी जमात के अच्छे बुरे दिन आते हैं, कोई किसी वक्त मकबूल होता है, कोई किसी वक्त मकबूल नहीं होता। पीटीआई किसी वक्त बहुत मकबूल थी, फिर बीच में गैर मकबूल हो गई, फिर दोबारा मकबूलियत के उरूज पर है। पीपल्स पार्टी ने बहुत उरूज व ज़वाल देखे हैं, PMLN ने बहुत उरूज व ज़वाल देखे हैं। तो पार्टीज की जो सारी स्ट्रगल है उसमें ये उरूज व ज़वाल आते हैं कि आप होते हैं, मकबूल भी होते हैं, गैर मकबूल भी होते हैं। तो ये चलता रहता है वक्त के साथ, बयानिए के साथ। लेकिन ऐसा बड़ा कम होता है किसी सियासी जमात के साथ कि लोग उससे नफरत करने लग जाए। मतलब आप गैर मकबूल हो सकते हैं लेकिन लोग आपसे नफरत करने लग जाए, ये बड़ा कम होता है। तो नाजी साहब ये फरमा रहे थे, अनीक नाजी साहब, के इवन डिक्टेटर्स के दौर में आप ये सोच सकते हैं कि लोग डिक्टेटर से नफरत करते हो, लेकिन सियासी जमातों से लोगों को इस तरह की नफरत करते नहीं देखा। ये होता है कि लोग बददिल हो गए, कारकुन पीछे हट गए, मायूस हो गए, तो वो उतनी मकबूलियत नहीं रहती, उतना आपकी पार्टी फाल नहीं रहती। लेकिन ये बड़ा कम होता है कि किसी पार्टी से आपको नफरत हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है जो अनीक नाजी साहब कह रहे थे। तो ये सोचने का मकाम है कि आप यहां तक आ चुके हैं कि आपको लोग अब नफरत करते हैं। मुझे याद आ रहा है कि आरिफ भट्टी साहब, मैं उनके साथ GNN पे काम करती थी, बड़े सीनियर साफ़ी हैं ज़बरदस्त। उन्होंने अक्सर, वो कभी मैं शो पे उन्हें लेती थी तो वो फ्लुएंसी में बोल जाते थे खून लीग, और फिर वो खुद ही करेक्ट कर देते थे कि ओहो नून लीग मेरा मतलब है। तो मैं कहती थी कि ये शरारत करते हैं शायद भट्टी साहब के, खून लीग इनके मुंह से वाकई निकल जाता है, तो ये क्यों कहते हैं? तो शायद वो उनका ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि वो शरारत करते थे या वो वाकई फ्लुएंसी में खून लीग निकल जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे शायद कहीं पोशीदा ये बात है कि उन्हें लगता था कि 14 जो बंदे शहीद किए हैं मॉडल टाउन में वो, और अब ये 12-14 आपने यहाँ शहीद कर दिए हैं, तो फिर आपको लोग क्या कहेंगे? खून बहाने वाली पार्टी हैं आप। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप आम निहत्ते लोगों का खून बहाते हैं। तो फिर वो मेरे दिमाग में अक्सर उनका वो जो फिक्र है ना वो आ जाता है। तो ये नफरत जो है ये आपने बड़ी मेहनत से कमाई है, और अभी भी आपकी हालत ये है कि आप जो ये दिखा रहे हैं ना फैशनी सी मॉडल परेड और वो दौरे की पिक्चर्स, जैसे आप ट्रिप कर रही हैं सहेलियां विजिट करके कोई, तो इससे अगर आप कोई लोगों को मुतासिर कर रहे हैं तो माजरत के साथ इसका उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। लोगों को सब पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये खाली खूली के जो आपके ये है ना ट्रिप्स और ये जो फोटो शूट्स और ये वो, इनसे लोग अब मुतासिर नहीं होने वाले। कहानी बहुत आगे चलेगी जनाब, आप बहुत पीछे रह गए। 6-7 दिन आप बर्बाद करके वहां पे आ गए। एक आपसे किसी ने ऑफिशियल बंदा जो हुकूमत में हो उसने आपसे मुलाकात नहीं की है, मतलब उनकी पार्टी के अहदेदारों ने की है। लेकिन कोई आप कहेंगे जी कुछ सदर ने मुलाकात की है, चले सदर तो उनका बहुत तगड़ा होता है, कोई वजीर आजम ने आपको टाइम दे दिया हो, ये चले आपको कोई किसी और मिनिस्टर ने टाइम दे दिया हो, तो आप बस वो जैसे वो इब्रारुल्लाह का वो गाना है ना, तो मेला वेखन आइयां, तो वो वाला हिसाब लग रहा है कि भाई आप जा रहे हैं, आप जाके लोगों की तरक्की देख के, जैसे मैं भी जाऊं और जाके मैं बस वो देख के आऊँ कि यार बाहर के मुल्क बड़े तरक्की याफ्ता है, और उसके बाद मैं इम्प्रेस होकर घर आ जाऊं। तो उसके बाद आप शूट लगा लगा के तस्वीरों का कि जी रंग बिरंगी मछलियां देख रही हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है, तालियां बजाएं जी अब हम कि रंग बिरंगी मछलियां देख ली मरीम नवाज साहिबा ने। तो ये आप लोगों की जो धोखाधड़ी है कि इस तरीके से आप लोगों की आंखों में धूल झोंक लेंगे, तो ये लोगों को आप दिखाएंगे कि पता नहीं आपने क्या मार के सर अंजाम दे दिए। वो दौर नहीं रहा, हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है सोशल मीडिया पे, अदरवाइज हर जगह से चीज़ें पता चल जाती हैं। आप हकाइक को छुपा नहीं सकते, मस्ख नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल वो तो यही ढोल पीटेंगे कि जनाब बहुत कामयाब दौरा था, ये हो गया वो हो गया, और जनाब कुछ जो इन्होंने रखे हुए हैं लोग खास तौर पे तालियां बजाने वाले फनकार, वो आपको बताएंगे कि वो पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजियां लेके आ गई। बल्कि वो तो ये भी कह सकते हैं माजरत के साथ, वो तो ये भी कह सकते हैं कि वो चीनियों को कुछ नई टेक्नोलॉजियां बता के आ गई मरियम नवाज साहिबा के भाई आपके तो मुल्क बहुत पेंडू रह गया, पीछे रह गया,
یہ لیں ہم آپ کو نئی جدید ٹیکنالوجیاں، وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو جس نے تالی بجانی ہے، فنکاری دکھانی ہے اور اس کے عوض اس کو پیسے ملنے ہیں، تو وہ تو اس سے آپ جو مرضی کہلوا لیں، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں آپ صرف انجوائے کریں، ہنسیں، اور تھوڑا سا اپنا جو غصہ ہے گا، جو آپ کا فرسٹریشن ہوتی ہے ملک کے حالات دیکھ کر، اس کو بس آپ تھوڑا سا ریلیز کر لیا کریں. اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہو سکے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. خیال رکھیے. اللہ حافظ.